अगर क्रांति एक मंदिर की तरह है तो मेरी जवानी उस अगरबत्ती की तरह है जो कि जलकर भी उस मंदिर को महकाती है। ऐसे गद्दार नहीं शामिल होगा ना तू इस मूवमेंट में, जा तू आज से इस गांव का नहीं। कि लिख रहा हूं वो अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं ना रहूं ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे मरने के बाद इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा। इंकलाब जिंदाबाद। पिछली वीडियो में हमने देखा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस तरह से बना और वो कैसे आगे बढ़ा। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लेकर लोग किस तरह से सोचते थे, क्या कैसे उन्होंने इंटरप्रेट किया इसको, और वीडियो के अंत में थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पीजेंट्स ने कैसे लिया, फिर बिजनेस क्लास ने कैसे लिया और फिर विमेन्स ने कैसे लिया। अब बात करते हैं पीजेंट्स की। पीजेंट्स में भी रिच पीजेंट्स की। रिच पीजेंट्स उगाते थे कमर्शियल क्रॉप्स, और रिच पीजेंट्स जैसे कि उत्तर प्रदेश के जाट्स और गुजरात के पटीदार्स। तो ये जो रिच पीजेंट्स की कैटेगरी थी वो उगाते थे कमर्शियल क्रॉप्स। और उसी में आ जाती है आर्थिक मंदी। अब आर्थिक मंदी की वजह से कीमतें जो है बहुत ज्यादा गिरने लग जाती हैं। अब जब कीमतें इतनी गिर जाती हैं तो ये बेचारे अपना रेवेन्यू ही नहीं पे कर पाते हैं, यानी उनको उनकी फसलों का सही रेट ही नहीं मिल पाता है। तो इस डिमांड के साथ कि उनकी रेवेन्यू जो है थोड़ा सा कम किया जाए, यानी रेवेन्यू में थोड़ा सा रिलैक्सेशन किया जाए, वो इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं। और तो और जो कृषक इस आंदोलन में शामिल नहीं होते उनका बहिष्कार कर देते हैं। ऐसे गद्दार नहीं शामिल होगा ना तू इस मूवमेंट में, जा तू आज से इस गांव का नहीं। लेकिन होता क्या है, 1931 में बिना रेवेन्यू में किसी रिलैक्सेशन के ये आंदोलन गांधी जी द्वारा वापस ले लिया जाता है। अब इससे वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं जो भी रिच पीजेंट्स होते हैं। और जब गांधी जी 1932 में फिर से इस आंदोलन को लॉन्च करते हैं तो उनका पार्टिसिपेशन इसमें ज्यादा नहीं आता है। तो ये था कि किस तरह से रिच पीजेंट्स ने इस आंदोलन को लिया। अब बात करते हैं पुअर पीजेंट्स ने इस आंदोलन को कैसे लिया। पुअर पीजेंट्स वो पीजेंट्स थे जो अमीर पीजेंट्स से किराए पर जमीन लेकर उस पर फसल उगाते थे। हुआ ये, आर्थिक मंदी आई जिसकी वजह से इनको इनके फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई। अब इनको फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई, इस वजह से ये किराया नहीं चुका पाए। तो ये बहुत से भाड़ा विरोधी आंदोलन करने लग गए। ये सोशलिस्ट के साथ, कम्युनिस्ट के साथ मिलकर इन्होंने कुछ रेडिकल आंदोलन चलाए। लेकिन इनके भाड़ा विरोधी आंदोलनों से कांग्रेस अपने सविनय अवज्ञा को जोड़कर नहीं देख पाया। क्यों नहीं देख पाया, बहुत ध्यान से सुनिए। ये हैं पुअर पीजेंट्स, इन्होंने ली है जमीन इनसे किराए पर। अब अगर ये किराया माफ करवा देगी कांग्रेस तो घाटा किसको हो जाएगा, रिच पीजेंट्स को। और रिच पीजेंट्स कांग्रेस से अपना समर्थन खींच लेंगे। तो इसी डर से कांग्रेस पुअर पीजेंट्स के आंदोलन को खुद के आंदोलन से जोड़कर नहीं देख पाई। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि रिच पीजेंट्स का तो पार्टिसिपेशन रहा आंदोलन में, लेकिन पुअर पीजेंट्स अपने आंदोलन को सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जोड़ पाए। चलिए जल्दी से जानते हैं कि बिजनेस क्लासेस ने इस आंदोलन में किस तरह से पार्टिसिपेट किया था। पहले जानेंगे कि जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा, फिर जानेंगे जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उनका क्या पार्टिसिपेशन रहा। तो बात करते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट की। होता यह है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जब आंदोलन चल रहे थे तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट ने दबाकर पैसा छापा था, यानी खूब लाभ कमाया था। और उन्होंने उन सभी नीतियों का विरोध किया जो कि भारतीय व्यापारियों को बाधा पहुंचाते। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी वो अपनी दो डिमांड के साथ उतरे। पहली डिमांड ये थी कि जितनी भी वस्तुएं आती हैं बाहर से भारत में, उनका इंपोर्ट जो है वो थोड़ा कम किया जाए, यानी उस इंपोर्ट से इनको थोड़ा सा प्रोटेक्शन दिया जाए। दूसरा उनका डिमांड ये था कि रुपी और स्टर्लिंग का जो फॉरेन एक्सचेंज रेशियो है उसमें ऐसे बदलाव किए जाएं जो भारत के पक्ष में हो, भारतीय व्यापारियों के पक्ष में हो। तो अपनी इस तरह की मांग के साथ ये दो एसोसिएशन फॉर्म करते हैं। इंडियन इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल इंडस्ट्रीज जो कि 1920 में फॉर्म करते हैं, फिर फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज 1927। और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटीज होते हैं वो थे पुरुषोत्तम दास जी और जीडी बिड़ला। तो ये इस आंदोलन को, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को भर भर के फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। जितने पैसे की जरूरत पड़ती है वो सब देते हैं। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी कोई बात नहीं बनती, यानी गांधी जी खाली हाथ वापस आ जाते हैं, तो ये बहुत ज्यादा हताश हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये अपना सपोर्ट देना बंद कर देते हैं। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस आंदोलन को किस तरह से लिया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स कांग्रेस से दूर होते चले जा रहे थे क्योंकि बिजनेस क्लास उससे करीब होता जा रहा था। स्थिति यहां तक पहुंच जाती है कि नागपुर के वर्कर्स के अलावा कोई भी इस आंदोलन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है। नागपुर के जो भी वर्कर्स होते हैं वो अपनी वेजेस की प्रॉब्लम्स को, वर्किंग कंडीशन की प्रॉब्लम्स को लेकर इस आंदोलन में कूद पड़ते हैं, यानी कि वो आंदोलन में थोड़ा पार्टिसिपेशन देते हैं। इसके अलावा 1930 में रेलवे कामगार हड़ताल कर देते हैं
1930 में टिन माइंस में काम करने वाले, जो छोटा नागपुर में काम करने वाले वर्कर्स थे, वो भी गांधी टोपी पहनकर बहिष्कारों में, हड़तालों में भाग लेते हैं। और 1930 में डॉकयार्ड कामगार भी थोड़ा सा इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। लेकिन पूरी तरह से इन विचारों का आंदोलन, यानी कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स का आंदोलन, कांग्रेस से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं जुड़ पाता है। क्यों नहीं जुड़ पाता है? क्योंकि आप ध्यान से समझिए, अगर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के पक्ष में कांग्रेस आवाज उठाएगी तो इनका लाभ घट जाएगा, जिसकी वजह से ये वर्ग कांग्रेस से कट जाएगा और कांग्रेस को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलना बंद हो जाएगा। तो इस वजह से कांग्रेस इनकी डिमांड को उठाने से डर रही थी। तो यहां हमने समझा कि किस तरह से बिजनेस क्लास के इंडस्ट्रियलिस्ट और इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने इस आंदोलन को लिया। अब बात करते हैं कि इस आंदोलन में महिलाओं की क्या भागीदारी थी। महिलाओं ने भी भाई इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने गांधी जी को सुना, उनकी विचारधारा को अपनाया, उन्होंने आंदोलनों में भाग लिया, प्रोटेस्ट में भाग लिया, प्रदर्शन किए, सॉल्ट लॉ को तोड़ा, यहां तक कि जेल भी गई। यानी कि बहुत ही ज्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन विमेंस की साइड से आया। अब यहाँ पर आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कि ऐसा लिखा गया है कि वो गांधी जी की विचारधारा है। उसमें लिखा गया है कि गांधी जी मानते थे औरतों का मुख्य काम है पत्नी तथा माता के रूप में रहना, यानी घर के कामकाज उनका सबसे मेन कार्य है। और ये भी लिखा गया है कि इसी वजह से कांग्रेस में कभी भी उनको ज्यादा बड़े पद पर नहीं रखा गया। अब मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग इस बात पर और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, अपनी जानकारी और इकट्ठा करके देख सकते हैं कि ये बात सच है या झूठ। तो ये था कि महिलाओं ने इस आंदोलन को किस तरह से लिया। अब बात करते हैं एक और घटना की जो कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के आसपास ही होती है, और वो संबंधित है भगत सिंह जी से। होता यह है कि गांधी जी के साथ साथ बहुत से नेता ये बिलीव करते हैं कि अहिंसा पूर्वक हमें आजादी मिल जाएगी, लेकिन कुछ नेता ये मानते थे कि अगर आजादी के लिए हमें हिंसा का भी प्रयोग करना पड़े तो वो भी जायज है। उसी दौरान क्या होता है कि दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में एक बैठक होती है जहां पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी 1928 में इसका गठन कर दिया जाता है, जिसमें मुख्य नेता रहते हैं भगत सिंह, जतिन दास, अजय घोष। और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग बारी बारी से उन सभी प्रतीकों को निशाना बनाते हैं जो प्रतीक ये दिखाते हैं कि हमारे भारत में ब्रिटिश सत्ता है। तो उसी कड़ी में 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ये दोनों असेंबली में बम फेंक देते हैं, और उसी साल भगत सिंह लॉर्ड इरविन जिस ट्रेन से जा रहा होता है उस पर बम फेंक देते हैं। इस घटना के बाद उनको अरेस्ट किया जाता है और उनको फांसी की सजा सुनाई जाती है। और जब वो कोर्ट में पेश किए जाते हैं तो ध्यान से सुनिए उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा, मैं बम और पिस्तौल की उपासना नहीं करता हूं, लेकिन क्रांति और स्वतंत्रता किसी भी देश का, उसके नागरिकों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अगर क्रांति एक मंदिर की तरह है तो मेरी जवानी उस अगरबत्ती की तरह है जो कि जलकर भी उस मंदिर को महकाती है। और वो कहते हैं कि मैं क्रांति के आगमन की उत्सुकता पूर्वक प्रतीक्षा करता हूं। और वो कहते हैं कि लिख रहा हूं वो अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। मैं रहूं न रहूं ये वादा है मेरा तुमसे कि मेरे मरने के बाद इस वतन पर मरने वालों का सैलाब आएगा, इंकलाब जिंदाबाद। तो ऐसा जज्बा रखने वाले देश के युवा को सलाम। तो चलिए जल्दी से रिकैप कर लेते हैं हमने इस वीडियो में जो भी पढ़ा है। हमने इस वीडियो में देखा कि लोगों ने किस तरह से इस आंदोलन को लिया और उनकी क्या क्या इससे एक्सपेक्टेशंस थी और उनका पार्टिसिपेशन कितना आया। तो सबसे पहले हमने रिच पीजेंट्स के बारे में देखा था। रिच पीजेंट्स ने क्या डिमांड रखी थी? रेवेन्यू रिलैक्सेशन की। लेकिन होता क्या है, गांधी जी बिना रेवेन्यू में रिलैक्सेशन के आंदोलन को वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से रिच पीजेंट्स दोबारा से इस आंदोलन में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। फिर हमने पुअर पीजेंट्स की बात की, जिसमें कि वो कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट के साथ मिलकर कुछ रेडिकल आंदोलन करते हैं, लेकिन वो कांग्रेस से पूरी तरह नहीं जुड़ पाते हैं क्योंकि कांग्रेस को डर होता है कि कहीं वो रिच पीजेंट्स का साथ ना लूज कर दें। फिर हमने देखा कि किस तरह से बिजनेस क्लास इसमें पार्टिसिपेट करता है, जिसमें सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे वो सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे उनको लाभ मिला था। लेकिन जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से कुछ भी अच्छा निकल कर नहीं आता है तो वो भी अपना समर्थन खींच लेते हैं। फिर हमने देखा था कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स, इन विचारों का साथ कांग्रेस नहीं दे पा रही थी। क्यों? क्योंकि कांग्रेस डरी हुई थी अगर हमने इनका साथ दिया तो बिजनेस क्लास जो है, जो अमीर हैं, वो क्या करेंगे, हमसे समर्थन खींच लेंगे। फिर हमने विमेंस का पार्टिसिपेशन देखा और हमने देखा कि विमेंस जो है वो काफी अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही थी। उन्होंने भी पिकेटिंग की, यहाँ तक कि जेलें भी गई। और फिर हमने गांधी जी के एक स्टेटमेंट के बारे में देखा था जो कि थोड़ा सा कॉन्ट्रेडिक्टरी लगता है। और लास्ट में हमने देखा भगत सिंह जी के बारे में। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि लिमिटेशंस क्या थी इस आंदोलन की, यानी वो कौन सा ग्रुप था जो इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। तब तक पढ़ते रहिए, मौज करिए। जय हिंद।